आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चलाए गए इस 75 साल 75 व्याख्यान श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यान की इस कड़ी में आज ये हमारा 27वां व्याख्यान है और स्रोत विद्वान के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं के.एम. अग्रवाल महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर महेश भिवंडीकर सर। आप सीए भी हैं और यहाँ के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय अचीवर्स कॉलेज के चेयरमैन भी हैं। लगातार कॉमर्स विभाग से जुड़ी हुई जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां होती हैं, आप उसमें निरंतर अपनी सक्रियता बनाए रहते हैं। तमाम संगोष्ठियों परिसंवादों के माध्यम से हम आपकी ऊर्जा और अकादमिक दखल की को एकदम महसूस करते हैं। साथ ही साथ सर के मार्गदर्शन में मुंबई विश्वविद्यालय और देश के दूसरों विश्वविद्यालय जहां से आप शोध निर्देशक के रूप में जुड़े हुए हैं, अभी तक 7 विद्यार्थी पीएचडी से पुरस्कृत हो चुके हैं। सर की 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 72 से ज्यादा शोध पत्र देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऐसे हमारे विद्वान, शोध विद्वान आदरणीय डॉक्टर महेश भिवंडीकर सर हमारे बीच हैं और आज वे जिस विषय पर केंद्रित होकर अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करेंगे वो है बैंकिंग क्षेत्र में आए हुए परिवर्तन। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे शोध विद्वान आदरणीय डॉक्टर महेश भिवंडीकर सर से अनुरोध करता हूं कि वे आए और अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करें। आदरणीय भिवंडीकर सर। धन्यवाद डॉक्टर मनीष मिश्रा जी। प्रथमतः मैं आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का और उनके मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर संजय निंबालकर जी का, जिन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंदर 75 व्याख्याताओं का बहुत बढ़िया मार्गदर्शन पर लेक्चर्स आयोजन किया है और मुझे आनंद होता है कि आज मैं इस कड़ी का एक वक्ता हूँ। मेरा 27वां आज ये लेक्चर है। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम लोग इस टॉपिक को आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, आजादी के पहले और आजादी के बाद बैंकिंग क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया है। और ये जो परिवर्तन है वो किसी देश में या किसी होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है जी? हाँ सर, पावर पॉइंट दिख रहा है सर जी। दिख रहा है। तो बैंकिंग क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है ये पूरे आजादी के बाद, तो वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है, बहुत बड़ा अभ्यास का विषय हो सकता है, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में इतनी सारी नई चीजें आई है, इतनी सारा बदलाव आया है। जो आदमी पहले बैंकिंग कर रहा था आजादी के बाद और आज इस जमाने में बैंकिंग कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़े चेंजेस है। तो आज इस माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो हुआ है बैंकिंग सेक्टर में और कैसे हुआ है। जब भारत को आजादी मिली तब बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1947 को मान्यता दी गई और उसी माध्यम से बैंकिंग कंपनी की व्याख्या जो है उन्होंने प्रकाशित की कि बैंकिंग कंपनी वो कंपनी है जो भारत में बैंकिंग की सर्विसेज दे पाए, सेवा दे पाए। अब बैंक का मूल रूप से जो काम है, जिसमें पैसा लोगों का लेना डिपॉजिट के माध्यम से, उसके ऊपर उन्हें ब्याज देना लगातार और उस पैसे को किसी धंधे वाले को, किसी बिजनेसमैन को लेंडिंग करना और उधार देना ताकि उनसे ब्याज मिले और बैंकिंग कंपनी चल सके। इसी साथ साथ लोगों को चेक की फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी, बाद में पे ऑर्डर और बहुत सारी सेवाएं बैंकिंग कंपनी दे सकती है। तो बैंक का मूल काम है कि पैसा लेना, उसको संभालना और अच्छी तरीके से उसका विनियोग करना। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में जो अलग अलग प्रकार की
बैंकें हैं उसमें लगातार कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, देन स्पेशलाइज्ड बैंक विद स्पेशल उनका एक कारण ही अलग होता है, और सेंट्रल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की बैंकें होती है। और इस बैंकों को कमर्शियल बैंक में सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा सहभाग होता है, जो सरकारी कंपनियों का जो पैसा है उसका चयन करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करके उनको माना जाता है। जैसे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत बड़े अहम बैंक है। उसके बाद में कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, जो प्राइवेटली बैंक चलाती है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। देन रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण भागों में बहुत सारा काम करती है। भारत में 67% लोग शेतकरी जो है और किसान जो है, किसान को जो बैंकिंग की सर्विसेज देती है ये ग्रामीण बैंक का देती है। देन फॉरेन बैंक जो होती है, जो फॉरेन से, जैसे अमेरिकन बैंक है, डच बैंक है, जो भारत में आके सिटी बैंक है, भारत में आके अपना व्यवसाय करती है, भारत में आके भारतीय लोगों को अपनी सर्विसेज देती है, वो सब कमर्शियल बैंकों में ले जाते हैं। उसके बाद में बहुत बड़ी बैंकिंग सेक्टर जो है भारत में आजादी के बाद भी और आजादी के पहले भी, वो है कोऑपरेटिव बैंक। सरकारी क्षेत्र की बैंक जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना फाइनेंस दिया है, बहुत सारे लोगों को मदद की है, और बहुत सारे लोगों को धंधे में खड़ा किया है अपने आप में, और बहुत सारे लोगों को धंधे में बढ़ावा देने के लिए लगातार अपनी सर्विसेज देती है। उसमें भी सरकारी बैंकों में दो प्रकार होते हैं, एक तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक और एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। शहरी इलाकों में जो बैंक होती है वो अर्बन कोऑपरेटिव है, और ग्रामीण इलाकों में जो बैंक होती है वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक। इसके अलावा भारत में आजादी के बाद बहुत सारी स्पेशलाइज्ड बैंकों का निर्माण किया गया है, जैसे सिडबी है, नाबार्ड है, जो खाली एग्रीकल्चरल सेक्टर को सर्विस देती है, जो खाली स्पेसिफिक उद्योजकों को अपनी सर्विसेज देती है, वो स्पेशलाइज्ड बैंक है। स्पेशलाइज्ड बैंक सरकार से निर्मित है, और बहुत सारे लोगों को सेवाएं देने में ये स्पेशलाइज्ड बैंक अपना बहुत उम्दे तरीके से काम कर रही है। कुछ बैंकें हैं जो पेमेंट्स बैंक है, जिसमें कोई एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, कोई इंपोर्ट करना चाहता है, तो उनको उनके जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, उनको भारत के बाहर से भारत में पैसा आता है, नहीं तो भारत का पैसा जब बाहर के बाहर जाता है, ये पेमेंट बैंक है, वो उसका चयन करती है। और दूसरा एक स्मॉल सेक्टर बैंक है, जिनमें पतपेड़िया होती है, छोटी छोटी और बहुत सारी बैंकें हैं, वो अलग अलग। सो इस टाइप से कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल बैंक्स, ये 5 प्रकार की बैंक भारत में उपलब्ध है। बैंकिंग क्षेत्र का अगर इतिहास अगर आप देखोगे, तो बैंकिंग सेक्टर का जो लगातार बढ़ावा हुआ है, वो 3 टुकड़ों में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला फेज है, जो शुरुआत में 1770 से 1969 तक, ये फेज में भारत की बैंकिंग सुविधा एकदम प्राइमरी सेक्टर में थी, और उसके बाद में फेज 2 जो हुआ कि 1969 के बाद 1990 या 91 तक, वो नेशनलाइज पे, जिसमें भारत की सब बैंकों को उसका एकत्रीकरण किया गया था, और कुछ बैंकों को नेशनलाइज बैंक के रूप में माना गया था। और जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेज जो है, वो फेज 3 है, जिसमें एलपीजी जो पूरा
फेज आता है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसमें बैंकिंग सेक्टर में जो अलग अलग प्रकार की बदलाव हुए हैं, और 1991 के बाद 1991 के बाद वो बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स है, बदलाव है, और अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पे इसको अंतरराष्ट्रीय दर्जा पे माना गया है। तो जो डिजिटल बैंकिंग है, जिसमें हम लोग मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर पे बैंकिंग करता है, फोन पे बैंकिंग हो सकता है, एसएमएस पे बैंकिंग हो सकता है। ये सारे बदलाव जो 1991 में आए हैं, 1991 में आए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो अपना काम किया है वो आईसीआईसीआई बैंक है, जो 1990 में जिसने रिटेल क्लाइंट्स को अपनी सेवाएं देना चालू किया, और वो डिजिटल बैंकिंग के रूप में बहुत सारी लोगों को अपनी सेवा प्रदान करने लगा। सो आईसीआईसीआई बैंक उसमें बहुत अपने टॉप लेवल पे है, जिन्होंने एक अलग बैंकिंग क्षेत्र में एक अलग रूप से सेवाएं देना चालू। तो बैंकिंग सेक्टर में जो बदलाव है वो किसानों से लेके आज बिटकॉइन तक जो आया है, तो वो एक अपने आप में महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन। मैं जो अब बात कर रहा था कि 1786 से 1947 तक कि आजादी के पहले क्या था और आजादी के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं कि आजादी के पूर्व काल में भारत में पहली बैंक जो थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में ये बैंक कलकत्ता में शुरू हुई थी। ये भारत की पहली बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नाउ ये बैंक जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसमें बहुत सारे डाउनफॉल थे। तो 1832 में ये बैंक बंद पड़ गई, और उसके बाद में भारत में 1947 से पहले 1832 के बाद में 1947 तक 600 बैंकों ने अपना कारोबार चालू किया, 600 बैंक रजिस्टर हुई, और बहुत सारी बैंक शुरू होने के बाद बहुत सारी बैंकें बंद भी हुई, और बहुत सारी बैंक अपनी उत्तम सेवा देते रही। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, ये जो माइलस्टोन जो बैंकिंग सेक्टर में कहा जाता है वो है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो थी, उसके बाद में एक द जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो 1786 से 1791 तक चली। उसके बाद में अवध कमर्शियल बैंक जो 1881 से 1958 तक चली। दूसरा बैंक ऑफ बंगाल जो था 1809 साल में जिसने अपना कारोबार चालू किया। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में शुरू हुई, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में चालू हुई। जब ब्रिटिशों का काल था, ब्रिटिशों के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की स्थापना की। आजादी के पहले मैं आपको लेके जा रहा हूं, जब 3 बैंक का जो स्थापना हुई, उसमें पहली बैंक थी बैंक ऑफ बंगाल, दूसरी बैंक थी बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरी बैंक थी बैंक ऑफ मद्रास। और इन तीनों को प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। These 3 were basic banks, basic banking transaction, basic banking function, ये 3 बैंक करती थी, और इनको बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ऐसे 3 बैंक है, उनको प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता। और बाद में 1921 में ये 3 बैंकों का एकत्रीकरण हुआ, और उसका नाम जो हुआ वो हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंशियल बैंक जो 3 थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास,
ये तीनों का एकत्रीकरण हुआ, जिसको बोलते हैं अमलगमेशन और मर्जर ऑफ बैंक, और उसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में उसकी पुनर्स्थापना हुई। और ये इंपीरियल बैंक जो है वो 1955 में उसका नामकरण हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज भारत के बैंकिंग प्रणाली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसकी शुरुआत जो हुई ब्रिटिश रूल में हुई। जो 3 बैंक का प्रेसिडेंशियल बैंक उन्होंने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास बैंक थी, उसको एकत्रीकरण करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया, और 1955 में उसका नामकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हुआ, और स्टेट बैंक आज सबसे बड़े बैंक के रूप में उपलब्ध है। अब इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेके 1991 तक ये जो बैंक का भारत में बहुत अहम रूप से जो किरदार था, वो इस प्रकार था कि बहुत सारी बैंकें प्राइवेट बैंक्स थी, और जो ये प्राइवेट बैंक्स थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना नहीं चाहती थी। उनको मुंबई अच्छा लगता था, कलकत्ता अच्छा लगता था, मद्रास, दिल्ली में वो काम कर रही थी। पर भारत खेती प्रधान देश है, और उसी में उन्हीं किसानों को ये बैंकें सर्विसेज अपनी नहीं दे रही थी। तो ये बहुत बड़ा एक अपने आप में प्रॉब्लम था। इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अपना डिसीजन लिया कि हम लोग बैंकों को नेशनलाइज बैंक के रूप में प्राप्त, और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था 1949, उसमें उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप से 1949 में बैंक, सेंट्रल बैंक चालू किया, और बहुत सारे बैंकों को एकत्रित करके नेशनलाइज बैंकों का रूप देना चालू किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 से 55 की, और उसके बाद में 14 बैंकों का 1969 से लेके 1991 तक ये 14 जो बैंक हैं वो अहम बैंक करके मानी जाती थी। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सिंडिकेट बैंक है। ऐसी 14 बैंकों ने भारत में बहुत बढ़िया रूप से अपनी सेवा प्रदान करना शुरू। ये बहुत बड़ी बात और गर्व की बात है कि 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स ये बैंकों में होने लगे, और इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, ये बैंकिंग सेक्टर में जो बदलाव आए वो नेशनलाइज बैंकों ने लाया। बहुत सारे आम आदमी तक इनकी सेवाएं पहुंचने लगी, किसानों तक इनकी सेवाएं जाती लगी। किसानों को अलग अलग प्रकार से धनराशि देने में ये बैंकें कामयाब होने लगी। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो पड़ाव बैंकिंग क्षेत्र में है वो 1991 के बाद है। 1991 में जो नरसिम्हन कमेटी रिजर्व बैंक ने अपॉइंट की, गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट की, तो उसमें बैंकों में एक अलग तरह से ये नरसिम्हन कमेटी ने अलग अलग 4 देशों में जाके कैसे बैंकिंग सेवाएं देते हैं उसका बहुत बड़ा स्टडी किया, एंड दे हैव सबमिटेड। उन्होंने सरकार को बैंकिंग सेक्टर में क्या बदलाव लाने हैं और कैसे लाने हैं, किस रीति से लाने हैं, और कितने फास्ट ट्रैक पे लाने हैं, उसका बहुत बड़ा उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। और तब ये बैंक को, पहले बैंक जो चलती थी उनका नफा कमाना ये उद्देश्य नहीं था, खाली लोगों को सेवा देना ये उद्देश्य था। बट नरसिम्हन कमेटी ने बैंकों को कमर्शियल रूप से साकार करने का सपना दिखाया, और प्रॉफिटेबिलिटी नेशनलाइज्ड बैंक की बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग बदलाव उन्होंने सुझाव रखे।
रिजर्व बैंक ने उसके बाद नरसिम्हन कमेटी के सुझाव के द्वारा उन्होंने प्राइवेट बैंक्स शुरुआत करने की लोगों को रिजर्व बैंक ने 10 प्राइवेट बैंक शुरू करने की उन्होंने घोषणा की और सरकार ने वो प्राइवेट बैंक को परमिशन दिया। ये 1991 के बाद क्या हुआ कि सब फॉरेन बैंक जो थी वो इंडिया की तरफ देख रही थी और उनको फॉरेन की जो बैंकें हैं उनको इंडिया में अपनी शाखाएं शुरू करने का उन्होंने परमिशन दे दी। उसकी वजह से बाकी जो इंडियन बैंक्स थी, भारतीय बैंक्स थे, उनको कॉम्पिटिटर लाके खड़ा किया, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया और 1991 से आज तक लगातार जो बाहरी विदेशी बैंकें हैं अपने पास आके अपना अपना ऑफिस खोल रही है, अपनी शाखाएं खोल रही है और अपने आप में उनका बिजनेस कर। उसके बाद नरसिम्हन कमेटी में जब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का बात छेड़ा तब सरकार ने एक बहुत अहम निर्णय लिया कि इसके बाद में नेशनलाइज बैंक नहीं निकालेंगे, नो न्यू नेशनलाइज बैंक भी अलाउड और डिक्लेयर्ड और फ्लोटेड। तो नई नेशनलाइज बैंक उसके बाद में एक भी उन्होंने ना दी और ना शुरू करने की परवानगी दी। ये कमेटी ने और एक बड़ा स्टेप्स उठाया कि उन्होंने रिजर्व बैंक को आदेश दिया कि प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक दोनों को एक ही नियमावली लगेगी, एक ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो प्रोविजंस है वो दोनों को सेम लगेगी और इक्विवेलेंट माना जाएगा। उन्होंने सहकार तत्व पे जो बैंकें चलती थी उनको अलग रखा और जो नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक उनको एक ही नियमावली जाएगी। ये बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि सहकारी बैंक जो चलती थी वो किसी पॉलिटिकल लीडर, बहुत सारे मंत्रियों की बैंकें थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो थी वो अलग अलग कंपनीज की थी जो अपना प्रॉफिट मोटिव, जो अपने नफे के लिए काम करती थी और पब्लिक सेक्टर बैंक सिर्फ लोगों की सेवा और जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं था लोगों की सेवा में लगी। जब विदेशी बैंकें भारत में आ गई तब उन्होंने इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया और उनको बोला कि हम लोग बहुत सिंपल वे में लोगों को सुविधाएं देंगे। कॉस्ट ऑफ जो सर्विसेज है उन्होंने बहुत कम थी और लोगों को अपना अपना फाइनेंशियल सर्विसेज देना चालू किया। ये जो फॉरेन बैंक थे उन्होंने और एक बहुत बड़ा चाल खेला और बहुत बड़ा उन्होंने अलग बिजनेस का तरीका देखा कि जो उन्होंने जो प्राइवेट बैंक्स थी वो फॉरेन बैंक्सों ने उनके साथ जॉइंटली काम चालू किया। मीन्स अमेरिकन बैंक उन्होंने एक इंडियन बैंक थी जो अभी बंधन बैंक के रूप में आई है, तो उनके साथ काम करना चालू किया और ये फॉरेन की बैंक ये इंडियन बैंक को अपना पैसा देगी और ये इंडियन बैंक के माध्यम से भारत में अपना धंधा फैलाएगी और अपनी सर्विसेज देना चालू। ये इसने वापिस नेशनलाइज बैंकों को धक्का पहुंचाया और नेशनलाइज बैंक अलग रूप से सोचने लगी कि अब हम हमारी सर्विसेज कैसे बढ़ाएं, हमारी सर्विसेज लोगों के लिए लोगों तक कैसे। देन 91 में और एक बड़ी चीज हुई कि पेमेंट बैंक को नए रूप में लाया गया। पेमेंट बैंक बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्टर को उसको बोलते हैं
नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस, इसमें पैसे का देना लेना नहीं होता है, बट क्रेडिट फैसिलिटी रहती है। जैसे कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, जैसे किसी को फॉरेन कंट्री से माल मंगाना है, लेटर ऑफ क्रेडिट इंडियन बैंक देती है और वो फॉरेन सप्लायर को, और बोलती है कि अगर इस आदमी ने 60 दिन में आपका पैसा नहीं दिया तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से हम आपको पैसा। वैसे ही भारतीय उद्योजक अगर अपना एक्सपोर्ट करना चाहता है अमेरिका में, तो उसको भी ये बैंकों ने लेटर ऑफ क्रेडिट देना शुरू किया, और ये लेटर ऑफ क्रेडिट से उन्होंने ऐसा किया कि अगर फॉरेन कस्टमर ने ये भारतीय उद्योजक को अगर पैसा नहीं दिया तो इंटरनेशनल कोर्ट से ये बैंक उसको पैसा मिला देगी और उसको रीएम्बर्स करेगी। ये एक बहुत बड़ी सर्विस है ये पेमेंट बैंक ने शुरू की, और उसकी वजह से एक उद्योग क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव है। उसके बाद जो दूसरा पड़ाव है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनको भारत भर में अपनी शाखाएं खोलने का उन्होंने परमिशन दिया। ये स्मॉल बैंक जो होती है वो माइक्रो फाइनेंस करती है छोटे छोटे लोगों को। जैसे आप अगर आज मार्केट में जाओगे स्कूटर लेने को, एक्टिवा लेने को 1 लाख रुपए का, तो आपको से में 5,000 अगर होगा तो आपको तुरंत एक्टिवा घर पे लेके आ सकते हो। आपको टीवी चाहिए, टीवी के ऊपर फाइनेंस मिलता है। आपको मोटर कार लेनी है, एक 10-12 हजार रुपया अगर आप मंथली किस्त भरना शुरू करें तो आपको कार आप घर पे लेके आ सकते हो। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक उन्होंने परमिशन दिया और वो अपना कारोबार चालू किया। देन उसके बाद में 1991 में एक जो बहुत बड़ा उन्होंने बदलाव लाना चाहा वो है इंटरनेट बैंकिंग। आज कंप्यूटर के उंगलियों से बटन दबाने से 1 सेकंड में आप पैसा अपना इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। आप किसी को पैसा देना है लेना है मोबाइल पे और बैंकिंग ऐप पे जाके तुरंत कर सकते हो। ये जो चीज है ये अगर किसी की देन है तो 1991 में नरसिम्हन कमेटी ने जो बदलाव सुझाव किए थे और वो सुझाव के कारण आज बैंकिंग सेक्टर में आ चुका है। दोस्तों, ये नेशनलाइज्ड बैंक जो थी तो उनको इंडिया में नेशनलाइज करने का क्या कारण था कि भारत में जो किसानों का देश था उसमें अगर बहुत बड़ा अगर कुछ बदलाव लाना है तो जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसके लिए बैंकिंग क्षेत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। तो नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक जो राष्ट्रीयकरण किया गया उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहला कारण था। दूसरा, लोगों को बैंकों के ऊपर और बैंकिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए कि आपका पैसा आपने बैंक में रखा और एक दिन अगर बैंक बंद हो गया तो कुछ चिंता करने की बात नहीं है कि सरकार आपको वो पैसा दिलाएगा। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो था वो एक बहुत बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट का कि बैंकिंग सेक्टर को एक चालना देने का। देन जो आजादी के बाद बहुत कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी और उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए ये कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ सिलेक्टेड फ्यू पीपल और उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया। बाद में बैंकिंग सेक्टर में ये जो सेवाएं हैं उसका स्पीड बढ़ाने के लिए, उसकी सेवा का जो ईज ऑफ ऑपरेशन है उसके लिए भी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज इम्पोर्टेंट। देन सोशल
ऑल इकोनॉमिक बैलेंस, सोशो इकोनॉमिक बैलेंस बोलते हैं उसको, और उसको समान पातळी पर लाने के लिए भी बैंकों का नेशनलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण किया गया। देन बहुत सारे लोग जो पैसा कमाते थे पूरा खर्चा करते थे, उसमें से कुछ बचत नहीं होता था, तो उसके लिए भी लोगों को वो अलग अलग जो स्कीम्स होती है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, नेशनल सेविंग स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, उसके लिए और वो लोगों तक पहुंचाने तक, ग्रासरूट लेवल तक, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इन्होंने नेशनलाइजेशन किया। देन उसके बाद में जो हम लोग खेती प्रधान थे, बहुत सारे किसानों को अपना जो माल वो बनाते थे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, छोटे छोटे उद्योजकों को बढ़ावा देने के लिए, और जो अपने किसान बांधव जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते थे उनके लिए ये जो था बहुत बड़ा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, राष्ट्रीयकरण, ये बहुत अहम हुआ। लेकिन उसके बाद में जो बैंकों के सामने बड़ा प्रश्न था वो था कि बैंकों के पास जो अलग अलग योजनाएं हैं वो आम आदमी तक कैसे पहुंचाई जाए। तभी तो रेडियो माध्यम था, बाद में टीवी माध्यम आया, अब जो मोबाइल पे व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से बहुत सारी सेवाएं लोगों तक पहुंच सकती है, पहले पहुंची नहीं जाती थी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बाद में लोगों को खाली सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट इतना ही मालूम था, फॉरेन एक्सचेंज हो, बिटकॉइन अभी जो नया आया है वो हो, बाद में अलग अलग सेवाएं जो बैंकों की है कि लॉकर फैसिलिटी है, शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट है, ये सारी जो सेवाएं है वो लोगों तक नहीं पहुंची थी। और जो बैंकों को अपने धंधा करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स थी, फॉरेन बैंक हो या स्मॉल बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो या अलग अलग जो जॉइंट वेंचर में बैंक आई थी, उनकी सेवाएं लोगों तक कैसी पहुंचाई जाए, उसके ऊपर बैंकिंग क्षेत्र ने बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बोल सकता हूं, बट वो एक बहुत लोगों के सामने, बैंकों के सामने प्रश्न था कि हम लोग छोटे से छोटे पार्ट तक कैसे पहुंचे। तो इसके लिए जब लिबरलाइजेशन हुआ तब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो सेवाएं लोग बैंक में जाके लेते थे अब घर में बैठ के वो सेवाएं ले सकते हैं। और इसके फायदे क्या हुए और इसका महत्व क्या था। एक तो पेपर वर्क, इधर कागज लगते थे वो बंद हो गया, पूरा कंप्यूटर पे सिस्टम पे आ गया, पूरा क्लाउड पे आ गया, पूरा इंटरनेट पे आ गया, और जो इस हिस्से तक बैंक पहुंच नहीं सकती थी, लेह लद्दाख हो, कश्मीर हो, छोटे छोटे गांव खेड़े हैं, उधर तक इनकी सर्विस ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से पहुंचने लगी। और इसकी बहुत बड़ा आयाम ये है कि लोगों को घर से निकल के बैंक जाके अपना पैसा रख के आने में आधा आधा दिन चला जाता था, ताकि अभी ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब नहीं लगता है। इसके बाद में बैंकिंग करने का जो ऑपरेशनल कॉस्ट था वो भी कम हो गया, लोग कम लगने लगे कंप्यूटर की वजह से। उन्होंने क्या किया, अपने जो नौकर वर्ग थे, एम्प्लॉइज थे, उनको बहुत ट्रेनिंग दिया, बाद में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी, ताकि ये एम्प्लॉइज भी अपना जो सेवाएं है और बढ़िया तरीके से दे सके। इसकी वजह से बैंक की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बैंकों के कस्टमर बढ़ गए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत बड़ी आ गई, और बैंकों का प्रॉफिट, बैंकों का रेवेन्यू
बढ़ गया। ये डिजिटाइजेशन में बेसिकली 5 एलिमेंट होते हैं, जिसमें डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो बैंकों के रिसिप्ट है, फिक्स डिपॉजिट के रिसिप्ट हो, लोन के डॉक्यूमेंट्स है, उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेब पोर्टल पे सेविंग किया गया और उसकी वजह से पेपर कम हुआ और एक बटन दबाने पे अपना डॉक्यूमेंट कोई भी किधर से भी देख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आ गया कि आप आपके थंब इंप्रेशन से, नहीं तो वन टाइम पासवर्ड जिसको ओटीपी कहा जाता है, उसकी वो लेके आप बैंकिंग कर सकते हो। बाद में बैंकिंग की जो सेवाएं लेना है, किसी को जाके पूछना नहीं पड़ता है। एक छोटा सा यूट्यूब पर आप वीडियो देखोगे कि ये सेवा क्या है, तो आप भी सीख जाओगे, कोई भी आदमी सीख सकता है और वो सेवा का लाभ सीख सकता है। डिजिटल स्टोर के रूप में भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की खरीदी आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं और ई पेमेंट्स एंड ई स्टेटमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना पेमेंट अदा करना और हमारे बैंक में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए उसकी यादी देखना ई स्टेटमेंट से पॉसिबल। ये करते करते मैंने देखा कि मैं कल्याण का रहवासी हूँ और कल्याण जनता सहकारी बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है। जो कोऑपरेटिव बैंक ने शुरुआत अपनी 1973 साल में की थी, एक छोटे से तिलक चौक एरिया में। आज वो बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 42 शाखाएं महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी है। और ये बैंक ने जो 73 से आज तक जो प्रोग्रेस किया है, तो वो उसका कारण है कि सरकार ने इनको अलग अलग प्रकार से बढ़ने का जो चांस दिया वो है। अब ये महाराष्ट्र की एक अहम बैंक अभी है और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये बैंक आज तक एक भी वर्ष में नुकसान में नहीं है। ये बहुत कम बैंकों का देखा जाता है, कंटिन्यूअसली ये प्रॉफिट में है। अब इस बैंक ने शुरुआत एक छोटे से ऑफिस से की थी और आज ये बैंक क्या क्या सेवाएं डिजिटल रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे रही है वो देखते हैं। इनका रुपे डेबिट कार्ड है, वो डेबिट कार्ड आप खीसे में रख के आप कहाँ भी जाके अपने जो पैसे है उसका विनियोग कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग, वो बोलते हैं कि टेक चार्ज ऑफ योर अकाउंट एनी टाइम, कहाँ भी बैठ के 24 घंटा, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन आप इंटरनेट के माध्यम से आप ये बैंकिंग कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंक में क्लिक मोबाइल बैंकिंग, कल्याण क्लिक बोलते हैं उसको। तो यू कैन ओपन योर मोबाइल, गो टू द बैंक ऐप और टेक योर सर्विस। देन ये बैंक का बहुत बड़ा एक सर्विस है जो बहुत कम दिखाई देता है। आप उनके मोबाइल नंबर पर बैंक का एक डेडिकेटेड मोबाइल है, उसको मिस कॉल देंगे तो तुरंत आपको बैंक से कॉल आ जाता है, आपको क्या सेवा दी है उसमें आपको वो गाइडेंस करते हैं। और इसकी वजह से इस बैंक को जो अवार्ड्स मिले हैं वो बहुत उल्लेखनीय है। 2013 में सहकार भूषण अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मिला उनको। 2015 में बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दूसरा बख्शीश इनको महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन से मिला। 2016 में बैंको करके बहुत बड़ा संस्थान है, उससे टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला। देन 2017 में और 2019 में बैंकों से बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि एक छोटी सी बैंक, सहकारी बैंक, आज जो आजादी के बाद में सरकार ने जो जो बदलाव लाए उसका फायदा लेके आज ये बहुत बड़ी बैंक है और एक अहम भूमिका निभा रही है आजू बाजू के
लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। देन 2019 में बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड, बाद में बेस्ट ई पेमेंट इनिशिएटिव अवार्ड बैंकिंग फ्रंटियर से मिला। ये इतने सारे अवार्ड ये कल्याण जनता सहकारी बैंक को मिल रहे हैं और इसका कारण है बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म्स आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, आजादी के बाद में सरकार ने जो बदलाव लाए वो ये बैंक अपने बैंकों में उसके प्रयोग करते गए और आज ये बैंक बहुत बड़ा बैंक है। मेरे को ये कहना है कि ये जो तकनीकी इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इसकी वजह से बैंक अपना कारोबार में बहुत बड़ा बदलाव ला चुके हैं, अपने बिजनेस टारगेट्स है और अपनी कस्टमर को जो सेवाएं है वो एक अलग तरीके से ऑन द फिंगर टिप ऑफ द फिंगर्स और से देते गए। और ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने एडॉप्ट किया है ये उसका ही देना है कि आज ये बैंक टॉप पे है और आने वाले दिनों में ये बैंक नेशनलाइज बैंकों को भी टक्कर देने के काबिल बन गई है। और इसका महत्वपूर्ण कारण है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी का जो अंगीकरण किया, टेक्नोलॉजी को जो अपनी बैंक में लाते गए, अपने एम्प्लॉइज को जो ट्रेनिंग देते गए और लोगों को जो अपेक्षित सेवाएं है वो बहुत बड़े पैमाने पे अच्छी तरह से देते गए और इसी का ये कारण है कि आज ये बैंक बहुत बड़े टॉप लेवल पे है। दोस्तों, मुझे ये कहना है कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव देख रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो मैं कहता था कि 1770 से आज 2022 तक बैंकिंग सेक्टर में जो बदलाव आए हैं वो बदलाव के दो कारण है। एक तो भारत में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं उसको बैंक ने अडॉप्ट किए और नरसिम्हन कमेटी ने जो एक अहम भूमिका निभाई कि इस बैंकों को अलग तरीके से सेवा देने के लिए, भले वो नेशनलाइजेशन हो, राष्ट्रीयकरण हो बैंकों का, भले वो नए बैंकों को लाइसेंस देने का रिजर्व बैंक का आयाम हो, भले वो स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अलग अलग सुविधाएं सरकार ने, रिजर्व बैंक ने परमिशन दी वो हो, कि भले फॉरेन बैंकों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने का जो डिसीजन था, ये सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने अलग अलग स्टेजेस में लिए है, इसका ही कारण है कि आज पूरा अलग अलग देश और भारत की तरफ देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है, कि आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करते करते भारत कहां से कहां पहुंच गया है, दुनिया को दिखाना चाहता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं विद द फाइनल नोट दैट आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग कर रहे हैं और आजादी के बाद बैंकिंग क्षेत्रों ने जो भारत के नागरिकों को सुविधा दी है, भारत के व्यापार उद्योग जगत को जो सुविधा दी है, इसका कारण डिजिटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन है और रिजर्व बैंक और सरकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर मनीष मिश्रा से और निम्बालकर जी से और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से कि आज मुझे जैसे छोटे आदमी को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया और बैंकिंग सेक्टर के बदलाव के बारे में बोलने का जो बहुत बड़ा चांस दिया, उसके लिए आभार। धन्यवाद मनीष। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। मैं अकादमी की तरफ से एक बार पुनः आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हम लोगों का ये अनुरोध स्वीकार किया और आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए आज आपने समय निकाला।
सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकादमी की योजना है कि ये सारे व्याख्यान डिजिटल फॉर्म में अकादमी के यूट्यूब चैनल पे हमेशा शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अध्ययन अध्यापन से जुड़े साथियों के लिए उपलब्ध रहे, और साथ ही आगे चलकर हम इसका मैन्युस्क्रिप्ट भी आपसे लेंगे और ये सारे व्याख्यान एक पुस्तिकाकार रूप में अकादमी की तरफ से प्रकाशित भी किए जाएंगे, ताकि जो भी शोध और अध्ययन के कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये व्याख्यान एक रीढ़ की हड्डी का काम करे, एक रेफरेंस का काम करे। तो मैं आपके के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपकी आज्ञा से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।